अब हमारे पास आती है मैन विटने यू टेस्ट की दूसरी सिचुएशन। ये दूसरी सिचुएशन में हमारे पास सैंपल साइज जो है वो लेस देन 8 होगा। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कैसे मोर देन और इक्वल टू 8 की सैंपल साइज में हमारे पास बहुत सारे अलग-अलग फॉर्मूला अप्लाई होते हैं। वैसे ही हमारे पास ये दूसरी सिचुएशन है। अब इसमें फॉर्मूला कौन-सा अप्लाई होगा? इनफैक्ट 2 फॉर्मूला है इस केस में। हमारे पास पहला फॉर्मूला है U1 का, जो कि है N1 N2 प्लस N1 ब्रैकेट में N1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस R1। और हमारे पास U2 के लिए फॉर्मूला है N1 N2 प्लस N2 ब्रैकेट में N2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस R2। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला तो हमने पहले भी देखा है, तो दोनों सिचुएशन में डिफरेंस क्या हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पर जब डिस्कस किया था, जब सैंपल साइज मोर देन और इक्वल टू 8 था, तब हमने ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई किए हुए थे। लेकिन इन दोनों सिचुएशंस में डिफरेंस क्या है? सिर्फ सैंपल साइज का डिफरेंस है और कितने फॉर्मूला आपको अप्लाई करने हैं फाइनली उसका डिफरेंस है। ये जो मैन विटने यू टेस्ट सिचुएशन 2 है, जिसमें सैंपल साइज लेस देन 8 है, उस केस में आपको सिर्फ ये ही 2 फॉर्मूला अप्लाई करने हैं, दैट्स इट। आपको जो Z ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है, वो अप्लाई नहीं करना है। अब बिफोर वी जंप इनटू द न्यूमेरिकल, हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि इस केस में Z ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला हमें अप्लाई क्यों नहीं करना है? इसका रीज़न सिंपल है। इसका रीज़न ये है कि हम इस केस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अज़्यूम नहीं कर रहे हैं। इसलिए Z ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं होगा। इस केस में हम क्या करने वाले हैं? इस केस में हम सिर्फ देखेंगे कि ये जो U2 और U1 की दोनों वैल्यूज़ है, उन दोनों वैल्यूज़ में से छोटी वैल्यू कौन-सी है? उसमें से हम जो छोटी वैल्यू है वो कंसीडर करेंगे और उसे कंपेयर करेंगे U की टेबल वैल्यू के साथ। अब लेट्स डाइव इनटू अ न्यूमेरिकल जो हमारे पास इस सिचुएशन में आता है। हमें यहाँ पर दिया हुआ है अ न्यू अप्रोच टू प्रीनेटल केयर इज प्रपोज्ड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन इन अ रूरल कम्युनिटी। इसके बाद का मैं आपको ओरली बताता हूँ। हमारे पास जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं, उन सभी को नॉर्मल रेगुलर चेकअप्स के लिए जाना होता है डॉक्टर्स के पास। अब जो रूरल एरियाज है, उसमें एक अलग सिचुएशन क्रिएट की गई, एक अलग मेथड क्रिएट किया गया। उसमें जो रेगुलर विजिट्स होती है प्रेग्नेंट वुमेन की, उसके एडिशन में जो डॉक्टर है, वो भी उनके घर जाएगा, जो प्रेग्नेंट वुमन है उसके घर जाएगा और रेगुलर चेकअप्स वो भी करेगा। यानी कि वो डॉक्टर की एडिशनल विजिट्स होगी उसके उनके घर पर। हमें फाइनली देखना क्या है? हमें कंपेयर करना है कि जो एपीजीएआर स्कोर्स है, वो सभी वुमेन के। इसमें एपीजीएआर का मतलब क्या होता है? एपीजीएआर बेसिकली टेल्स यू कि एक बार बच्चे की डिलीवरी हो गई, बाद में उसकी हेल्थ कैसी है ओवरऑल। 1 से 10 के बीच में इसका स्कोर आता है। जितना ज़्यादा स्कोर 10 के करीब, उतना अच्छा हेल्थ है वो बेबी का। तो हमें देखना है कि जो पहले की जो मेथड है हमारे पास, यूजुअल मेथड जिसमें सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन डॉक्टर के पास जाते हैं, उसमें क्या हमारे पास एपीजीएआर स्कोर में फ़र्क है एज़ कंपेयर्ड टू द न्यू अप्रोच जिसमें डॉक्टर भी पेशेंट के घर या प्रेग्नेंट वुमन के घर जाता है। तो हमें यही बेसिकली देखना है। अब हमें डेटा दिया गया है यहाँ पर। यूजुअल केयर में हमारे पास एपीजीएआर स्कोर्स जो है वो ये आए हैं और न्यू प्रोग्राम जो इंट्रोड्यूस किया गया उसमें हमारे पास ये एपीजीएआर स्कोर्स आए हैं। हमें इसमें सिर्फ ये देखना है कि दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। आपको कंटिन्यू करके बोला गया है, इज देयर स्टैटिस्टिकल एविडेंस ऑफ डिफरेंस इन एपीजीएआर स्कोर्स इन वुमेन रिसीविंग द न्यू एंड एनहांस्ड केयर वर्सेस यूजुअल केयर। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक यू स्टार करके दिया गया है। अब ये यू स्टार का मतलब क्या है? यू स्टार बेसिकली आपकी क्रिटिकल यू वैल्यू है जो आपको इस केस में यूज करनी है एंड में, जिससे कि आप कंपेयर करके पता लगा पाओगे कि क्या कोई ज्यादा फर्क है पहले की अप्रोच में और नई अप्रोच में इन द एपीजीएआर स्कोर्स। सो ये एंड में काम आएगा, अभी आपको ये नहीं देखना है। ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है हमारे पास जहां पर हमारे सैंपल साइजेस लेस देन 8 है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जो अभी तक कहीं पर भी नहीं आया है। वो एक्सेप्शन ये है कि जो स्मॉलर वैल्यू ऑफ यू है, वो सपोर्ट करती है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। यानी कि अगर हमें एक छोटी वैल्यू आई, लेट्स से हमें 7 वैल्यू आई यू की एज कंपेयर टू 10 जो कि है क्रिटिकल वैल्यू, तो यूजुअली हम इसमें क्या करेंगे? यूजुअली इस केस में हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे या सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में रूल उल्टा हो जाता है। अगर हमारी स्मॉलर यू वैल्यू है एज कंपेयर टू द क्रिटिकल वैल्यू, तो हम सपोर्ट करेंगे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सपोर्ट करेंगे यानी क्या? एक्सेप्ट करेंगे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। और इसका उल्टा हो जाता है जब हमारे पास एक बड़ी यू वैल्यू होती है, उस केस में हम सपोर्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को।
सो आपने ये अभी तक कहीं पर भी नहीं देखा है, कोई भी सिचुएशन में नहीं देखा है, इनफैक्ट आप देखोगे भी नहीं। ये एक एक्सेप्शन है यू वैल्यू वाले केस में। अब सबसे पहले स्टेप में हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं है बाकी सभी टेस्ट के कंपैरिजन में। सबसे पहले हमें एज यूजुअल नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेट करने। नल हाइपोथेसिस हो जाएगा देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन एपीजीएआर स्कोर्स इन वुमेन रिसीविंग न्यू केयर वर्सेस यूजुअल केयर। यानी कि जो न्यू केयर है, एनहांस्ड केयर है, जहां पर डॉक्टर भी घर पर आ रहा है रेगुलर चेकअप्स के लिए, उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा है देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन एपीजीएआर स्कोर्स इन वुमेन रिसीविंग न्यू केयर वर्सेस यूजुअल केयर। यानी कि इस केस में जो डॉक्टर घर पे आ रहा है विजिट्स करने, वो जो नए टाइप का टेक्निक है, न्यू केयर है, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है एपीजीएआर स्कोर्स पर। अब आपको पता है कि ये हमारी एक नॉन पैरामेट्रिक टाइप की टेस्ट है। इस वजह से हमें सबसे पहले जो इस केस में करना है आफ्टर नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेट करना, हमें इन सभी को रैंक्स असाइन करने हैं। हमें ये सभी रीडिंग्स को इकट्ठा कंसिडर करके सभी को रैंक्स असाइन करने हैं। सो ये मैंने पहले से कर रखा है। आप सिर्फ जो आपके रैंक्स है वो क्रॉस चेक करना। इन केस आपको रैंक्स असाइन करना नहीं आता तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जहां पर मैंने असाइन करना सिखाया था रैंक्स विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट में। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली असाइन करेंगे हमारा रैंक और उन सभी को सम अप करके फाइनल आंसर दिखाएंगे। अब अगर आपने ये सभी रैंक्स असाइन करके उनका समेशन निकाल लिया है तो यहाँ पर हमारे पास ऐसी वैल्यूज आनी चाहिए और यहाँ पर ऐसी वैल्यूज। समेशन फाइनल है 36.5 और 68.5। अब इस केस में हमें फॉर्मूला अप्लाई करने हैं जो वो हमने पहले से डिस्कस किए हुए हैं। हमें सिर्फ इसमें टर्म्स कौन सी है अलग वो डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो हम देखते हैं N1 क्या होगा। N1 हम इन दोनों में से कोई भी कंसिडर कर सकते हैं। हम लेट्स से N1 को ये कंसिडर करते हैं। N1 इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इस केस में N1 हमारे पास क्या है, 7 है टोटल। इसलिए हमने ये पर्टिकुलर सिचुएशन अप्लाई की है क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो है लेस देन 8। तो यहाँ पर हमारे पास N1 हो जाता है 7 और इसी का ये जो N1 से करस्पॉन्डिंग सम है वो समेशन को हम लेंगे R1। तो R1 हो जाएगा 36.5। तो ये दो वैल्यूज हमें मिल गई। सो हम एक एक करके लिख सकते हैं N1 इज इक्वल टू 7। अब ये दोनों फॉर्मूला है ऑब्वियसली हमने कवर कर लिए। और R1 इज इक्वल टू 36.5। N2 अगेन 7 है हमारे पास। R2 क्या है देखते हैं हम। तो ये हो गया 36.5 देन ये 7 हो गया क्योंकि 7 रीडिंग्स है हमारे पास अगेन। सो ये है N2 और हमारे पास R2 हो जाता है ये N2 से जो करस्पॉन्डिंग सम है रैंक्स का वो हो जाता है 68.5। सो ये हो गया 68.5। नाउ हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला U1 इज इक्वल टू N1 N2 दोनों सेम है। सो इस केस में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 7 इंटू 7 प्लस 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस R1 जो कि हमारे पास इस केस में है 36.5। सो इस केस में आप देख सकते हो कि N1 और N2 आपके पास एग्जैक्टली सेम है। लेकिन अगर आपके पास ये 7 होता और ये 6 होता तो आपको वो सभी कंसिडर करके ये सभी वैल्यूज पुट करनी होती। सो वो एक बहुत ध्यान में रखना आप चीज। अगर आपके पास ये दोनों वैल्यूज अलग है सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करते टाइम आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इस केस में 7 दोनों वैल्यूज है सो इसमें ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अगर हम ये दोनों मल्टीप्लाई करें, ये पूरा मल्टीप्लाई करें और अगर हम इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर ले तो हमें फाइनल वैल्यू आ जाएगी 40.5। यही U1। अब अगर हम दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करें तो इससे हमें आ जाएगा U2 जिसमें अगेन हमारे पास 7 इंटू 7 होगा यहाँ पर प्लस 7 टाइम्स 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस R2 की वैल्यू हमारे पास इस केस में बहुत बड़ी है 68.5। 68.5 अगर हम ये सभी सॉल्व करें तो हमें फाइनल आंसर आ जाना चाहिए 8.5। ये है हमारा U2। ये पूरी टर्म तो सेम ही रही जो पहले के फॉर्मूला में हमने अप्लाई की थी यहाँ पर ये पूरा। सिर्फ ये जो सब्ट्रैक्शन है वो डिफरेंट हो गया और उसकी वजह से ये वैल्यू बहुत घट गई। अब हमें फाइनली कंपेयर करनी है U स्टार की वैल्यू यानी कि क्रिटिकल वैल्यू और ये वाली U वैल्यू। क्योंकि ये दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी आई हमारे पास U1 और U2 में हमारे पास छोटी वैल्यू 8.5 आई। सो U हम अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ले तो ये हो जाएगा 8.5 क्योंकि छोटी वैल्यू कंसिडर की। और U स्टार यानी कि क्रिटिकल वैल्यू ये हमें पहले से दी हुई है क्वेश्चन में जो कि है 10। यहां पर हमें दिया हुआ है U स्टार इज इक्वल टू 10। सो यहां पर हम 10 लिख सकते हैं। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करने जाओ कैलकुलेटेड U वैल्यू को और क्रिटिकल U वैल्यू को तो आप देख सकते हो कि कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू।
सो हम यूजुअली इसमें क्या करते हैं, हम इस केस में एक्सेप्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को, अगर ऐसी सिचुएशन हो हमारे पास तो। लेकिन एज आई सेड बिगिनिंग में जब हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किया, तब मैंने कहा था कि अगर ये छोटी वैल्यू है तो हम एक्सेप्ट करेंगे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी है तो। सो इस केस में कंक्लूजन क्या आएगा, कैलकुलेटेड वैल्यू, सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ यू इज लेस देन टेबल वैल्यू, वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस क्योंकि ये एक्सेप्शन है, एंड स्टेट दैट पूरा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आप लिख सकते हो, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन APGAR स्कोर्स इन वुमेन रिसीविंग न्यू केयर वर्सेस यूजुअल केयर। सो ये है आपका पूरा मैन विटने यू टेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।